नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो टेस्ट है, उसमें हम हिस्ट्री के क्लास 4 चौथा क्लास लेके आज हम आ रहे हैं हिस्ट्री का। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, यह जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, यह आप केवल यह मत समझिए कि यह केवल यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही है। यह आप जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे एसएससी देते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, सबके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री सभी एग्जामों में पूछा जाता है। वनडे का हम यहाँ पे क्या कर आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्न लेके भी आ रहे हैं। विस्तृत व्याख्या करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य का, खास करके किसके लिए? प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप केवल यह मत समझिए कि यह यूपी पेट के लिए है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यह सबके लिए है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे स्लाइड पे। मौर्य साम्राज्य के विषय में क्या है? मौर्य साम्राज्य के विषय में हमको अलग अलग जगह से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? साहित्य से मिलती है। साहित्य से मिलती है। साहित्य में किससे मिलती है? बौद्ध साहित्य से मिलती है, ब्राह्मण साहित्य से मिलती है, जैन साहित्य से मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं जो यह चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला है आपको ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप जानते ही हैं। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु भी थे और उनके मंत्री भी थे, अमात्य भी थे। एक क्या कि इन्होंने एक रचना किया था, अर्थशास्त्र की रचना किया था, जो राजनीतिक विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। उसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। फिर दूसरा जो ब्राह्मण साहित्य वो क्या है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशाख दत्त या रचित जो मुद्रा राक्षस है, या इसके बारे में कई बार या तो लेखक का नाम पूछ दिया गया है, या तो पुस्तक का नाम पूछा गया है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से क्या है, इसमें क्या देता है? अर्थशास्त्र जो है, यह मुगल प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अतिरिक्त बिंदुसार के बारे में भी यह जानकारी उपलब्ध कराता है। बौद्ध ग्रंथों में क्या है? दीप वंश, महावंश। दीप वंश और महावंश दो ऐसी पुस्तकें हैं जिस पर टीका लिखा गया है। यह भी किसके बारे में? मौर्यों के बारे में जानकारी देती है। फिर दिव्यावदान है, यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इनके बारे में जानकारी देती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद का परिशिष्ट ब्रह्मण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि परिशिष्ट पर्वत किसकी किताब है? तो यह है हेमचंद की किताब है। यह भी क्या करता है? जैन इनके मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर इसी तरह यह तो हो गए विदेशी साहित्य है। जो विदेशी विवरण, कौन कौन से साहित्य विदेशी विवरण भी प्राप्त होते हैं जो मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं? उसमें स्ट्रेबो, पैट्रिशियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटन, जितने विदेशी खास करके यूनानी इतिहासकार हैं, सब मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत देते हैं। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला है? सेंड्रोकोटस। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा है? तो स्ट्रेबो और जस्टिन जो यूनानी इतिहासकार हैं, इसको किस नाम से पुकारते हैं? सेंड्रोकोटस के नाम से। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की? भाई क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने इसका नाम तो सेंड्रोकोटस रखा, लेकिन सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के साथ किसने इसकी मिलान कराई? तो वह थे सर विलियम जोन्स, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे। सर विलियम जोन्स, इन्होंने कहा कि सेंड्रोकोटस जो यूनानी लोग वर्णन किए हुए जिस राजा का, उसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्तृत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके हम
प्रशासन के भी बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ, अशोक का धम्म हुआ, हम यहाँ पे सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए यह जो चैप्टर है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? 323 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में यह अपने गुरु की सहायता से, चाणक्य जी की सहायता से क्या किया? मगध का सिंहासन प्राप्त किया। किसको मारा था, हराया था? यह हराया था नंद वंश के शासक धनानंद को। नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। कहाँ पे? मगध में। ब्राह्मण साहित्य जो है चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो कहते हैं कि चंद्रगुप्त का संबंध किसे था? शूद्र जाति से था। बौद्ध और जैन क्षत्रिय कहते हैं। और विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस किताब है यह कहता है कि वृषल मतलब यह निम्न कुल से में उत्पन्न हुआ था। ब्राह्मण साहित्य इसको क्या कहते हैं? शूद्र मानते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य कहते हैं कि नहीं, यह क्षत्रिय कुल से संबंध था। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, जो आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देता है, वह कहता है कि नहीं, यह वृषल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर, यूनानी लेखक जो इतिहासकार प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को रौंद दिया। यह क्वेश्चन कई बार आप यूपीपीसीएस चाहे कोई भी एग्जाम उठा के आप देखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा इतिहास, यूनानी इतिहासकार यह कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था। तो उसका आंसर होगा प्लूटार्क कहता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब पराजित किया था, या किस यूनानी शासक को चंद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो वह था सिल्यूकस निकेटर, जिसको 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और इसमें क्या हुआ था? उसे इस समझौता जब हुआ हारने के बाद, उसमें वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पत्नी से हुई और उस समझौते के स्वरूप में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया था? सेल्यूकस निकेटर को दिया था। उसके बदले में उसे क्या मिला था? एरिया, हेरात का क्षेत्र मिला, कांधार का क्षेत्र मिला, मकरान का क्षेत्र मिला था और काबुल का क्षेत्र। यह प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को किसके द्वारा? यूनानी क्षत्रप आपको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यह दहेज के रूप में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके साथ क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया। देखिए, आप समझ लीजिए कि आप देखेंगे कि मौर्य काल से ही यह राजदूत नियुक्त करने की प्रथा शुरू है। आप देखेंगे आज भी हम देखते हैं कि बहुत से विदेशी देशों के राजदूत भारत में भी हैं। भारत के लोग भी राजदूत बना के बाहर भेजे जाते हैं। तो ये आप मौर्य काल से ही आप देख सकते हैं कि मौर्य शासकों के दरबार में विदेशी राजदूत आते जाते रहते थे। उसी तरह सेल्यूकस निकेटर ने भी अपना राजदूत नियुक्त किया था। किसको? मेगास्थनीज को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मौर्य काल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देता है। मेगास्थनीज यह क्या राजदूत बन के आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत को जीता था। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है अहनानूर और मुन्नानूर। अहनानूर और मुन्नानूर जो दो तमिल ग्रंथ हैं, जिनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त किया था। बंगाल चंद्रगुप्त विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। बंगाल जो इसका महास्थान अभिलेख है वह कहता है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल की भी विजय प्राप्त किया था। अपने जीवन के अंतिम चरण में कहता है कि अपने जीवन के इसके जीवन के अंतिम चरण में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ा और इसने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत
श्रवणबेला जाकर शरीर त्याग दिया, अपने पुत्र बिंदुसार को राजा नियुक्त किया। और क्या कहता है वहां पे जाके अपने शरीर का त्याग किया, इसको क्या कहता है, संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में, जैन आप जानते हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़े कि अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और यह भूखों प्यासों रहकर अपने शरीर का त्याग किया। इसको जैन धर्म में क्या कहते हैं, संलेखना कहा जाता है। यह कई बार परीक्षा में पूछता है। तो हम लोग दूसरा जो शासक है, महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का शासनकाल जो रहा वो रहा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसको यूनानी लेखक क्या कहते हैं, अमित्रोचेट्स या अमित्र घाट। ये भी परीक्षा में पूछा है कि किस मौर्य शासक को यूनानी लेखक अमित्र घाट या अमित्रोचेट्स कहते हैं, तो वह था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ इसका मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त के समय से ही क्या था, यूनानी राजदूतों का आदान प्रदान शुरू हो गया था और यह सिलसिला जो था आपको बिंदुसार के समय में भी चलता रहा। बिंदुसार के भी दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस, कई बार यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि सीरिया का राजदूत कौन था, डाइमेकस था। किसने भेजा था, तो सीरिया के शासक एंटियोकस। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उस समय सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस था। और किसको भेजा था, वह था डाइमेकस। यह किसके, बिंदुसार के दरबार में आया था। इसी तरह हम देखते हैं कि प्लिनी कहता है कि मिस्र का शासक टालमी द्वितीय था। मिस्र का शासक टालमी द्वितीय, उसका भी राजदूत डायोनिसस, उसका राजदूत था डायोनिसस भी उसके दरबार में आया था। तो मतलब कहने का मतलब है दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एंटियाकस का दूत डाइमेकस और टालमी का दूत डायोनिसस, यह दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दोनों किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। या कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपसे आने वाले कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो वहां से पूछा जा सकता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए थे। दिव्यावदान पुस्तक जो है वो कहता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। और तक्षशिला कहाँ है, गांधार प्रांत में था तक्षशिला। वहां पे 2 विद्रोह हुए थे और उसको किसने दबाया था, पहला को अशोक ने दबाया था और दूसरा विद्रोह को उसके बड़े पुत्र सुशील ने दबाया था। देखिए अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका था, जैन धर्म का उपासक था। लेकिन उसका पुत्र बिंदुसार जो था, कहते हैं कि वह जैन का नहीं आजीवक संप्रदाय का उपासक था और उसके दरबार में राजसभा में आजीवक जो संत थे वो रखा करते थे। आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप हमारे वीडियो को अपना कमेंट जरूर दीजिए और आप हमारा ऐप यज्ञ विद्या को जरूर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए। और हम लोग 9 बजे यूपी ट्रिपल एससी के पेट के लिए टेस्ट करा रहे हैं 9 बजे से। आप उसमें जरूर शामिल होइए और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग शामिल होइए, क्योंकि आप आके देखिए कि जो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न हम लोग लेके आ रहे हैं और आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आप लोग इसमें जरूर शामिल हुइए। हम लोग कल से टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं और आज 9 बजे आप लोग जरूर शामिल हुइए। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण शासक जो है वह है अशोक। अशोक का शासनकाल बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। देखिए शासनकाल बताने का मतलब ही है कि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक शासन किया। जैन अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार अपने इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन को, मतलब बिंदुसार की इच्छा नहीं थी कि वह किसको, अशोक को शासक बनाए। लेकिन अशोक ने क्या किया था, गद्दी पे अधिकार कर लिया था। कौन कहता है, जैन अनुश्रुति, जैन साहित्य कहता है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार जो है वो कहता है कि अशोक जो था अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर
कब्जा किया था। कौन करता है? सिंगली साहित्य। सिंगली साहित्य क्या है? सिंगली साहित्य जो है बौद्ध साहित्य है। वह कहते हैं कि अशोक क्या था? ये कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत क्रूर था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह सहिष्णु हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि अशोक जैन आपको बौद्ध साहित्य मतलब सिंगली साहित्य कहते हैं कि उसने 99 भाइयों की हत्या किया था। मतलब कहने का 99 भाइयों की हत्या करना अपने सगे संबंधी एक क्रूरता की प्रकाष्ठा हो गई। कहते हैं उसके बाद गद्दी पर अधिकार किया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाद में वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब क्या था कि वह शुरू में क्या था? बहुत क्रूर शासक था, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वह सहिष्णु शासक हो गया। दक्षिण भारत में प्राप्त। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि अशोक के किस किस शिलालेख से अशोक का नाम मिलता है? बहुत बार यह परीक्षा में पूछा गया है। मस्की, नेट्टूर, गुर्जरा, उदय बोलन। मस्की, नेट्टूर और गुर्जरा और उदय बोलन जो दक्षिण भारत से मिला है, यहाँ पे अशोक के नाम मिलते हैं। यह चारों शिलालेख आप याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या नाम मिला हुआ है? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, यही नाम मिलता है इन चारों, जिसे कहा जाता है कि यह अशोक का ही नाम है। रा, राज्याभिषेक के पूर्व अशोक, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, हम यहाँ जो फैक्ट दे रहे हैं वह किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है या तो आएगा। इसी तरह यह भी पूछा हुआ है कि अपने राजा बनने से पहले से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो वह था उज्जैन का। उज्जैन का वह राज्यपाल था शासक बनने से पहले। कल्हड़ की राय तरंगड़ी के अनुसार अशोक क्या था? शिव का भक्त है। जो कल्हड़ की राय तरंगड़ी, किसका इतिहास? जम्मू कश्मीर का जो इतिहास, कश्मीर का इतिहास लिखती है, वो कल्हड़ कहते हैं कि जो अशोक जो था वह क्या था? शिव का उपासक था, और उसने कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किया था। आपसे परीक्षा में अगर पूछा कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया था, वह मौर्य शासक अशोक था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी का नाम मिलता है। भाई उस समय क्या था? उस समय राजा लोग बहुत सी शादियां करते थे, लेकिन अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी की चर्चा उसके अभिलेख में मिलती है, जिसको रानी का अभिलेख कहा गया है। या उसी एकमात्र एक रानी कारुवाकी की ही चर्चा मिलती है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वह कलिंग का युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कहते हैं कि इसी युद्ध की विभत्सता को देखकर अशोक बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने हिंसा का त्याग कर दिया, तो बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नामक एक राजा राज्य करता था। क्या कहता है कि अशोक जिस समय कलिंग का विजित किया, हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारबेल का है, यह भी बहुत परीक्षा पूछता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारबेल का। कलिंग शासक खारबेल का अभिलेख है। वो कहता है कि उस समय कलिंग की गद्दी पे कोई नंदराज नामक राजा शासन कर रहा था। और इसकी सूचना हमको कहां से मिलती है? भाई कलिंग युद्ध का वर्णन भी क्योंकि अशोक के 13वें अभिलेख से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। क्या कह रहा है? अभिषेक अशोक के अभिलेख जहां जहां पाए गए हैं, अभी आप देखते हैं कि भारत के बाहर, भारतीय महाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में भी उसके
अभिलेख पाए गए हैं। दक्षिण भारत में पाया गया है, पश्चिम भारत में पाया गया है, मतलब काठियावाड़ गुजरात में पाया गया है। तो यह अभिलेख यह वर्णन करते हैं कि अशोक का राज जो था वो कहाँ से, हिंदू कुश, हिंदू कुश कहाँ पे है, हिंदू कुश अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश से लेकर दक्षिण भारत तमिलनाडु तक अशोक का राज विस्तृत था। नेपाल के तराई में अशोक के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, रुमनदेही और निगिलवा। रुमनदेही और निगिलवा जो है यह खास है नेपाल की तराई क्षेत्र से। आपको रुमनदेही अभिलेख जो है उसकी अर्थव्यवस्था कर नीति का वर्णन करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का कौन सा अभिलेख उसकी कर नीति या आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करता है, आप जान लीजिए उसका उत्तर होगा आपको रुमनदेही अभिलेख। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए चार गुफाएं बनाए थे। कौन कौन गुफा थी, गरुड़ गुफा, चौपाट, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कहाँ बनवाए थे आपको, बराबर की पहाड़ियों में, गया की बराबर की पहाड़ी, जहाँ पे है बराबर पहाड़ियां गया जिले में है, वहां पे आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए अशोक ने चार गुफाओं का निर्माण कराया था। अब अशोक का, अब हम लोग आते हैं अशोक का धम्म। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिता प्रस्तुत किया उसको क्या कहता है, अशोक ने क्या किया, अशोक ने हम यही है, उसने एक आचार संहिता प्रस्तुत किया, किसके लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य संचालन के लिए, वही अशोक का धर्म कहा जाता है। राज्याभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को शुद्ध शाक्य कहा है। इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख जो है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख किसमें है, ब्राह्मी भाषा में उत्कीर्ण, मतलब अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में है। लेकिन यह बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस किस भाषा में मिलते हैं, तो खरोष्ठी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक और यूनानी, यह चार भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। यह कई बार पूछा हुआ है। अब हम लोग कुछ अशोक के अभिलेख हैं इंपॉर्टेंट, कुछ है इसमें से, आप चार्ट यहाँ पर दिया गया है, आप विस्तृत इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं हम उसके बारे में बता देते हैं जल्दी से आपको। जैसे शिलालेख है, यह क्या कहता है, पशु बलि का निषेध करता है। प्रथम अभिलेख में वह पशु बलि का निषेध करता है। द्वितीय शिलालेख है उसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं, दक्षिणी राज्य जो है पड़ोसी राज्य, केरल पुत्र, चेक, चोर आदि का वर्णन मिलता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन मिलता है, तो द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तृतीय शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट है महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति। चतुर्थ शिलालेख है, पांचवें शिलालेख में क्या करता है, हम महामात्रों की नियुक्ति। और आठवां 11वां शिलालेख धम्म विजय वर्णन करता है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख करता है। तो 13वां शिलालेख तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लिंग युद्ध का वर्णन करता है 13वां अभिलेख। और 13वें अभिलेख में विदेशी राज्यों का वर्णन मिलता है। तो यह पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में उसके विदेशी जो राज्य थे उसके राज्य से लगे हुए, मतलब ईरानी राज्य, उनका वर्णन किसमें मिलता है, तो वह मिलता है आपको 13वें अभिलेख में। किस किस शासक का नाम, ये कई साल तो इस शासक का नाम पूछ दिया है। अंतियोक, अंतियोक सीरिया का शासक था। तुर्मै मिस्र का शासक था। अंतिकार्नी ये मिसडोनिया का शासक था। मग एपियस का शासक था। और अलिक सुंदर सीरीन का शासक था। इन 5 शासकों का वर्णन, विदेशी शासकों का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है, जो यह परीक्षा में पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी का जो पृथक अभिलेख है, कलिंग में ही ये प्रथम शिलालेख, उसमें कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस प्रकार अपनी संतान के लिए अलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी। क्या कहता है, ये कह रहा है कि प्रथम
पृथक शिलालेख है जो कलिंग से प्राप्त होता है, उसमें कहता है कि सभी प्रजा हमारी संतान है और मैं अपनी संतान की जिस बात का देखभाल करता हूं उसी तरह हम अपनी प्रजा को भी अपनी संतान मानकर देखभाल करता हूं। कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम शिलालेख कहाँ से मिलता है, कलिंग से। अशोक के सभी अभिलेख, जितने अभिलेख उसके पाए गए हैं, उसका विषय क्या था, प्रशासनिक था। लेकिन अभी हम पीछे चर्चा किए थे, लेकिन अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय क्या था, आर्थिक था। अभी हम बताएं क्या, रुमंदेई अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। रुमंदेई अभिलेख जो क्या है, वो आर्थिक व्यवस्था पे वर्णन करता है, कर व्यवस्था पे वर्णन करता है। कौशाम्बी या प्रयागराज में जो अशोक का अभिलेख है, उसी को क्या कहते हैं, कारुवाकी का अभिलेख कहा जाता है। कारुवाकी कौन थी, उसकी रानी थी, इसीलिए इसका कहीं रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, कारुवाकी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक की एकमात्र रानी का वर्णन मिलता है कारुवाकी का, भी कहां से मिलता है, अशोक के प्रयाग शक्ति से या कौशाम्बी से जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहां से उसकी एकमात्र रानी कारुवाकी का वर्णन मिलता है। सोहेगौड़ा और महास्थान, सोहेगौड़ा और महास्थान जो अभिलेख हैं, यह वर्णन करते हैं इसका अन्न भंडार। कहने का क्या मतलब हुआ, बार यह परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ते थे, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो सोहेगौड़ा और महास्थान अभिलेख जो है यह वर्णन करते हैं कि भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे और इसके लिए राजा क्या करते थे, पहले से अन्न भंडार अशोक ने किया था, अन्न भंडार का। इसका वर्णन मिलता है सोहेगौड़ा अभिलेख और महास्थान अभिलेख से। सोहेगौड़ा अभिलेख कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और महास्थान अभिलेख जो है यह बंगाल में है, यह इंपॉर्टेंट है। धर्म महामात्र, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने नवीन कर्मचारियों धर्म महामात्र की नियुक्ति की, मतलब 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया और 14वें वर्ष में क्या किया, उसने धर्म महामात्र की नियुक्ति की। इसका मुख्य कार्य क्या था, जनता में धर्म का प्रचार करना और कल्याणी कार्य करना। धर्म महामात्र का यही था कि जनता को क्या करना, लोक कल्याणकारी बनाना, धर्म का प्रचार करना। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिषेकों के अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। कहा जाता है कि अशोक उस समय भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी जनता को किसके द्वारा, अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। और ऐसा वह कहां से दिया था, तो ईरानी शासक दारा डेरियस प्रथम अशोक से पहले ईरान का शासक था, उसने भी अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया था। उसी तरह अशोक ने उसी का पालन किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देख लेते हैं कि अशोक की मृत्यु के मात्र 50 साल के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, तो एक तो क्या था, उसके कमजोर उत्तराधिकारी हुए। अशोक के बाद कौन शासक बना था, कुणाल, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अशोक के बाद कौन सा शासक बना, कुणाल। अब मौर्यकालीन उच्च अधिकारी है, यह परीक्षा में पूछता है। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा है, यह पूरा चार्ट आप दिया गया है, आप इसमें जरूर देख लीजिएगा। हम कुछ महत्वपूर्ण बता देते हैं, जैसे सेनापति या युद्ध का मंत्री होता था, समाहर्ता किसका, समाहर्ता वित्त मंत्री होता था, राजस्व विभाग का प्रधान होता था, सन्निधाता या किसका, राज कोषाध्यक्ष होता था, यह इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठा जो होता था, एक फौजदारी या कंटक न्यायालय जो होता था उसका न्यायाधीश होता था। इसी तरह आप इसमें बहुत से विभाग जो दिए गए हैं, जो उसके उच्च अधिकारी हैं, जिनके बारे में परीक्षा में पूछता है, आप इस चार्ट से जरूर देख लेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत, कई बार यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो कौटिल्य ने दिया। सप्तांग तो मतलब क्या हुआ, राजा के 7 अंग, किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसी को कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत कहा है। तो कौन कौन है, राजा, अमात्य,
जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यह क्या है? सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का। एक राजा के लिए ये 7 चीज तो होना ही चाहिए, तभी वह राज्य कर पाएगा। इसी को कौटिल्य ने क्या बोला है? सप्तांग सिद्धांत बोला है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। क्या कह रहा है? उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। साम्राज्य में 2 लोगों की नियुक्ति, कहा जाता है कि 2 अधिकारी ऐसे होते थे जिनकी नियुक्ति काफी जांच पड़ताल करके की जाती थी। वो कौन थे? पुरोहित होते थे जो राज्य का, उनका चरित्र, उसको कौन सा टेस्ट कराया जाता था? उनसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उसको टेस्ट कराया जाता, उपधा परीक्षण के द्वारा ही उनको शामिल किया जाता था मंत्रिमंडल में। केंद्रीय प्रशासन, अर्थव्यवस्था में शीर्षस्थ अधिकारियों को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। और इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। जो केंद्रीय प्रशासन में जो 18 अधिकारी थे जिनको तीर्थ कहा जाता था, उनको अधिकतर क्या कहा जाता है? महामात्य कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। क्या मतलब कहने का मतलब है कि पुरोहित जो अभी हम कहें जिनका परीक्षण, उपधा परीक्षण के द्वारा जिन्हें नियुक्त किया जाता था, जो सब चरित्र व्यक्ति वाले लोग होते थे, उनका अन्य मंत्रियों पर प्रभाव ज्यादा रहता था। आप इसके पहले हम आगे बढ़े उसके पहले आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अपने ऐप पे जाके यज्ञ विद्या ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो टेस्ट करा रहे हैं 9 बजे से, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होइए। आज हम लोग का दूसरा टेस्ट है, कल हम लोग पहला टेस्ट लिया था। और आप हमारे ऐप पे जाके के कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, आपको वहां क्वेश्चन मिलेगा। अब हम प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु विशाल साम्राज्य को कितने 4 प्रांतों में बांटा था। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को कितने भागों प्रांतों में बांटा था। तो 4 प्रांतों में बांटा था। लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई। 5 कैसे हो गई? कि उसने क्या किया था? कलिंग विजय किया। कलिंग विजय करने के बाद साम्राज्य की संख्या 5 हो गई। 5 में कौन कौन है? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसकी राजधानी भी पूछता है। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? शिला थी। शिला मतलब कहाँ हो गया? आज वर्तमान में पाकिस्तान का जो पिशावर का क्षेत्र है, वही उत्तरापथ का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के आसपास सुवर्णगिरी है, वहां पे वो था दक्षिणापथ राज्य था। अवंती राष्ट्र मतलब उज्जैन, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो अवंती राष्ट्र था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। और चौथा जो था क्या था? कलिंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। और प्राची मध्य मतलब मगध वाला जो क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र जिसको कहा जाता था, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। देखिए परीक्षा में यह भी पूछता है कि अशोक के साम्राज्य का विभाजन कितने भागों या कितने प्रांत थे या कितने भागों में हुआ था, या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन राज्य था वो कितने प्रांतों में विभक्त था। यह दोनों क्वेश्चन पूछता है और इनसे इनकी जो राजधानियां हैं उसके बारे में भी परीक्षा में पूछता है। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू का शासन राजवंशीय कुमार, कहता है कि प्रांतपति कौन होता था? राजकुमार ही बनाया जाता था। अभी हम लोग देखे हैं कि सुसीम को भी तक्षशिला का गवर्नर बना के भेजा गया था। उसी तरह अशोक को भी उज्जैनी का गवर्नर बना के भेजा गया था। मतलब क्या हो गया? प्रांतों के जो प्रांतपति होते थे, कोई ना कोई कुमार ही होता था, राजकुमार ही बनता था। मतलब सीधे उसका संबंध किससे था? राज परिवार से होता था, जो प्रांतपति बनते थे। आहार जो था, आहार या विषय, यह किसके अधीन होता था? विषयपति के अधीन होता था। विषयपति के अधीन आहार या विषय होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। समाहर्ता के अधीन स्थानिक होता था जिले में। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थानिक
कौन था? तो ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी, मतलब क्या था? कलेक्टर था एक तरह से, था। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। केंद्र और स्थानीय मतलब राज्य जो शासन होते थे, प्रांतीय शासन, इनके बीच माध्यम का कार्य कौन करता था? युक्त करता था। युक्त का आप पीछे पढ़े हैं कि वर्णन मिलता है, वो क्या करता था? एक माध्यम कार्य करता था, किसमें? प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के बीच। नगर शासन, नगर स्थलीय ने के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6-6 समितियों में विभक्त था। क्या कह रहा है? मेगास्थानीय करता है कि यह जो प्रशासन होता था, यह 30 लोग मिल के चलाते थे, जो किसमें? 6 समितियों में, मतलब 5-5 सदस्य होते थे एक समिति में, और यह 6 समितियों में विभक्त होते थे। अब समितियां हैं, जो चार्ट दिया गया है यहाँ पे आपको उपलब्ध है, आप जरूर देख लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई मतलब आज का जिलाधिकारी, आज का जो जिलाधिकारी है वह एग्रोनोमोई कहा जाता था। किसमें? मौर्य प्रशासन में। एंटीन एंटीनोमोई यह था नगर आयुक्त, मतलब आज हमारे यहाँ जो कमिश्नर होते हैं उसी तरह के अधिकारी होते थे मौर्य प्रशासन में, जिसको क्या कहा जाता था? एंटीनोमोई। और तीसरा था सैन्य अधिकारी, तो जो सैन्य संचालन करते थे। अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का भी चर्चा मिलता है, हम लोग देखते हैं। इसमें रज्जुक, या क्या करते थे? ग्रामीण जनपदों की देखभाल करते थे, रज्जुक करते थे। प्रादेशिक जो थे या जिलाधिकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखते थे। महामात्र जो थे, आप अभी पढ़े ही थे, नगर से संबंधित थे, मतलब क्या करते थे? ये धर्म प्रचार में, अशोक के धर्म प्रचार का कार्य देखते थे महामात्र। प्रतिवेदक जो थे, ये सम्राट को क्या करते थे? विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करते थे, उनको कहा जाता था प्रतिवेदक। और ग्राम जो था, यह मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उसका ग्राम। और ग्राम का मुखिया कौन कहा जाता था? ग्रामीण। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्रामीण होता था। सैन्य व्यवस्था, जस्टिन जो यूनानी इतिहासकार है, वह कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। मतलब क्या कहना है? उसका कहना है कि यह सेना लोगों के साथ लूट मार भी करती थी, वह डाकुओं की सेना उनको कहता है। अब न्याय व्यवस्था देखिए, न्याय व्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 न्यायालय थे। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, समष्टि न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। मतलब आज हम लोग देखते हैं जिस तरह कि फौजदारी न्यायालय होता है, और उसी तरह यहाँ पे भी 2 न्यायालय होते थे, धर्मस्थी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय क्या था? यह दीवानी अदालत था, दीवानी अदालत था धर्मस्थी। और इसका जो अध्यक्ष जो होता था, उसको यह क्या करते थे? नागरिकों के पारंपरिक विवाद, नागरिकों के बीच जो विवाद होते थे, उसको यह अदालत, दीवानी अदालत निपटारा करती थी, जिसको क्या कहा जाता था? धर्मस्थी न्यायालय कहा जाता था। धर्मस्थी न्यायालय में क्या क्या करते थे? जैसे चोरी, डाका, लूटपाट जो होते थे, वो कहाँ पेश होते थे? धर्मस्थी न्यायालय में पेश होते थे। दूसरा था कंटक शोधक न्यायालय, जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। या राज्य और नागरिकों के मध्य होने, अगर राज्य के और नागरिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता था, तो इसका निपटारा कौन करता था? कंटक शोधक न्यायालय करता था। और यह इसको क्या कहा जाता था? फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जबकि जनपद न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। प्रदिष्टि फौजदारी के मामलों का निपटारा करता था। प्रतिष्ठित जो होता था किसका? कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रतिष्ठित जो था कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जो इसका निपटारा करता था। मारपीट झगड़ा जो भी, हत्या चोरी जो भी होता था। और व्यवहारिक जो होता था, आपको धर्मस्थी न्यायालय का प्रधान होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या है कहा है?
गुर पुरुष, या परीक्षा में पूछा गया है कि गुर पुरुष कौन होते थे, तो यह गुप्तचर होते थे। और हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में दो तरह के गुप्तचर व्यवस्था मिलती है। एक को कहा जाता था संस्था और दूसरे को कहा जाता था संचार। तो संस्था क्या था? संस्था वह गुप्तचर होते थे जो एक जगह रख के कार्य करते थे, मतलब एक जगह रहकर कार्य करते थे, उनको संस्था कहा जाता था। और संचार कहा जाता था जो घूम घूम कर क्या करते थे, गुप्तचरी करते थे, उनको संचार कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था, मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली के रूप तैयार की गई, जिसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य काल में राजस्व की दर क्या थी, और 1/6 होता था। और उसके बाद भी दो और कर लिया जाता था। एक को कहा जाता था सेतु कर और दूसरे को कहा जाता था वन कर। 1/6 तो कर व्यवस्था थी ही, राजस्व व्यवस्था, वो लिया ही जाता था। उसके बाद दो कर और लिया जाता था, सेतु कर और वन कर। राज्य की आय के विभिन्न स्रोत थे, जिसे सीखा राज्य की भूमि पर जो आय से, राज्य की भूमि पर जो कृषि होती थी, जो उससे आय होती थी प्राप्त, उसको क्या कहता था, सीता कहा जाता था। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता क्या थी, राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से जो प्राप्त होता था राज्य को, उसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। हिरण्य, हिरण्य ये अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। मान लीजिए क्या होता था कि कोई चीज ऐसा होता था जो नगद लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, उसका एक नाम था हिरण्य। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और वृष्टि जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृष्टि बेगार को कहा जाता था, जिसके लिए कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता था। सिंचाई की ओर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया था। कहा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है चंद्रगुप्त का, उसमें मिलता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने एक झील, जिसका नाम क्या था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, यहाँ पे गिरनार के क्षेत्र में। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि मौर्य शासक जो थे वह सिंचाई व्यवस्था पर भी ज्यादा ध्यान दिए थे। और सिंचाई के लिए अलग से कर लिया जाता था, कितना, 1/5 से 1/3 जो कर होता था, भाग लिया जाता था। यह सिंचाई कर था उस समय। लक्षण क्या करता था, मुद्रा का निरीक्षण करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रचलित मुद्राओं के नाम है, यह भी आप देख लीजिए, धारण, कौन या धारण, यह क्या था, चांदी का सिक्का होता था। मौर्य काल में यह सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलित था। कौन, ये कार्पण था। कर्ण या धारण जो था, यह चांदी का सिक्का था। यह मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रचलित था। सुवर्ण जो था यह सोने का सिक्का था। मासक जो था वह तांबे का सिक्का था। और काकड़ी जो था यह तांबे का भी, यही भी छोटा सिक्का, बहुत छोटा सिक्का था, जो आम लोगों में चलता था। मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय सिक्कों में प्रचलन हो चुका था। ये सिक्के किसके होते थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। ये आप जान लीजिए, इसको क्या कहा जाता था, कसर्प कहा जाता था। हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, गंग, कुंडली, कलिंग, मालवा, ये किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए फेमस था। बंगाल का तो सूती वस्त्र ऐसे ही फेमस था। कलिंग, कुंडली का क्षेत्र, काशी का क्षेत्र, बनारस का क्षेत्र था, यह मौर्य काल में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत बार पूछता है। उसी के साथ काशी और कुंडरू जो थे, यह रेशम के कपड़े भी बनते थे। कुंडरू का क्षेत्र और काशी का जो क्षेत्र था, यहाँ पे सूती के साथ साथ रेशम के भी कपड़े बनते थे। और प्राचीन बंग में तो मलमल जो था वो क्या था, विश्वविख्यात था। हम लोग देखते हैं कि मलमल जो था बंगाल का, उसी समय नहीं, ब्रिटिश काल तक हम लोग देखते हैं बंगाल का मलमल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। व्यापार, मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों से होता था। आंतरिक और वैदेशिक व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में होता था। उस समय का जो इम्पोर्टेंट जो आपको बंदरगाह था, भिक्रू
भृगु कच्छ कहाँ पे था? पश्चिम भारत, गुजरात का बंदरगाह था भृगु कच्छ। और ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति कहाँ था? बंगाल में था। ये दोनों के माध्यम से ये अपना व्यापार करते थे। प्रथम मार्ग था बंगाल मतलब व्यापार करने का, वो बंगाल में समुद्र तट पर स्थित लिट्टी बंदरगाह से पश्चिम भारत के पुष्कलावती तक जाता था। इसको क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। पुष्कलावती मतलब क्या हो गया? गांधार तक एक मार्ग जाता था। प्रथम मार्ग जो था यह कहाँ से जाता था? बंगाल से शुरू होकर पुष्कलावती तक जाता था। यह प्रथम मार्ग था, इससे व्यापार होता था। दूसरा मार्ग जो था वो पाटन से शुरू होकर कौशाम्बी की तक जाता था, इसको उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग जो था तो प्रतिष्ठान मतलब दक्षिण भारत से श्रावस्ती तक आता था। श्रावस्ती कहाँ है? कौशल राज्य की राजधानी थी, श्रावस्ती तक आता था। चौथा मार्ग था ये भृगुकुश से मथुरा तक जाता था, यह इंपॉर्टेंट था। और मौर्य काल के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगुकुश और सुपारा ये क्या थे? अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह से, जहां से यह विदेशी राज्यों के साथ व्यापार करते थे। सामाजिक स्थिति हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज ने क्या कहा? मेगास्थनीज 7 प्रकार की जातियों का वर्णन करता है कि कहता है कि भारतीय समाज जो था वो 7 जातियों में विभक्त था। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहिर, कारीगर या शिल्प, निरीक्षक और सभासद। ये कहता है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जो सूत्रों को आर्य कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृषि कार्य में शूद्रों को पहली बार लगाया गया था इसी के समय में, यह इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। कहने का मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं कि ऊपर के 3 तो सैनिक होते थे, लेकिन चौथा वर्ण सैन्य रूप की सेवा नहीं देता था। लेकिन मौर्य काल में पहली बार चतुर्थ वर्ण मतलब शूद्र वर्ण को भी सैन्य सेवा करने का मौका मिला। समाज में वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी मौर्य काल में, और इनको क्या था? राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इनको क्या कहा जाता था? जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इनका जो निरीक्षण करता था गणिका गणिका अध्यक्ष था, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो कहते हैं कि भारत में जो थी दास था नहीं थी। समकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि कौटिल्य कहता है कि नहीं, भारत में 9 प्रकार के दास का उल्लेख करता है, लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत क्या था? वैदिक धर्म पर मौर्य काल में हम देखते हैं वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही सीमित था। तो कर्मकांड के आधार पर यज्ञ जो किए जाते थे यह ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही सीमित था, नीचे की वर्ण इसमें भाग नहीं लेते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? ब्रह्मदेय कहा गया है। मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि कर मुक्त दान के रूप में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी के क्वेश्चन पे चलने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए। और आप यज्ञ विद्या ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं 9 बजे यूपी ट्रिपल एससी के लिए, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए और आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने कमेंट दीजिए। इसी के साथ हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? देखिए हम लोग व्याख्या कर लिए, अब सीधे प्रश्न देखते हैं। चाणक्य किसका अन्य नाम क्या था? मतलब चाणक्य जो थे उनका अन्य नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। भाई अभी हम लोग पढ़े थे ना चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उनका चाणक्य के बाद उनका एक और नाम था जिनका नाम था विष्णुगुप्त। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अभी हम लोग पढ़े थे
कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के शासक बना था और सुसीम उसका बड़ा भाई था, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। हम देखते हैं, अभी पीछे पढ़े थे कि तक्षशिला के विद्रोह, 2 बार विद्रोह हुआ। एक बार को अशोक ने दबाया था और दूसरी बार सुसीम ने दबाया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाथ प्रियदर्शी था? अभी हम लोग पढ़े कि अशोक के मस्की, गुर्जरा, उदय बोलन और नेटूर अभिलेख में क्या उसका नाम मिलता है? देवनाथ प्रियदर्शी नाम मिलता है। किसका था? सम्राट अशोक का नाम था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें जो राजवंश दिया हुआ है, इसे मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्ण, इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? अभी हमको बताए कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार किया था? क्या हुआ था? कलिंग विजय की हिंसा को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। हम लोग देखते हैं कि जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि वह कौन सा शासक था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी बताए, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने अपने गुरु की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? अभी बताए, पण। सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा क्या थी? पण थी। जो चांदी की मुद्रा थी यह सबसे ज्यादा प्रचलित थी। यह मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रचलित या मुख्य मुद्रा इसको माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। हम लोग देखते हैं कि अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त ये क्या थे? मौर्य शासक थे। लेकिन अजातशत्रु क्या था? वह मौर्य शासक नहीं था। क्या था? हर्यक वंश का शासक था। हम लोग देखते हैं महाजनपद काल में। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अभी हम लोग पीछे पढ़े कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कुणाल शासक बना था। कुणाल उसका पुत्र था, वह शासक बना था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? पीछे पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौटिल्य लेखक था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्र अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। मतलब कहने का मतलब हो गया, अर्थशास्त्र लेखक जो कौटिल्य थे किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो क्या था? तक्षशिला। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था और चाणक्य जो थे वो कहाँ के? तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही आचार्य थे। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो कौन है? अर्थशास्त्र है। और किसमें? इंडिका में। इंडिका में किसका मिलता है? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मौर्य पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अशोक शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? गाली है, सॉरी, प्राकृत भाषा। यदि इसका आंसर क्या हुआ? अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है अशोक के शिलालेख। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने उत्तम पर विजय प्राप्त की थी? अभी हम लोग कहे पढ़े थे कि दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में। अभी हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं कि
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कहा था कि भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं। वही पूछ रहा है कि कितने श्रेणियों में विभक्त किया, तो 7 श्रेणियों में। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका मूल विषय क्या है? उसका है राजनीतिक नीति। यह इसका मूल विषय है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो भाई अफगानिस्तान, तो अभी हम बताया कि हिंदू कुश से लेकर तमिलनाडु तक क्या था? अशोक का राज्य था। तो इसमें अफगानिस्तान होगा ही, बिहार होगा, कलिंग होगा ही, श्रीलंका जो था, श्रीलंका जो था वो अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था, अशोक के राज्य का पड़ोसी राज्य था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे वो बराबर की गुफाओं में रहते थे। इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था। तो वह क्या था? अशोक का सुपारा अभिलेख जो है वह कहता है कि अशोक का जो राज था, प्रभाव था, वह पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। देखिए यह क्या है? अशोक का सबसे बड़ा स्तूप है सांची स्तूप। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ये कहाँ पे है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। कलिंग युद्ध विजय वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? मतलब कलिंग युद्ध पर अशोक के विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? अभी हम लोग जान पढ़े हैं, तिरहना अभिलेख किसका वर्णन करता है? कलिंग विजय का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला है प्रश्न कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रफ्तार को देखकर वह युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग किया। हम लोग पढ़े हैं कि अशोक ने अपने 8वें वर्ष में कलिंग का विजय प्राप्त किया। कलिंग विजय में अत्यधिक जो हिंसा हुई उसको देखकर उसने क्या किया था? हिंसा की नीति को त्याग कर दिया और बहुत धर्म स्वीकार कर लिया और सहिष्णु की नीति का पालन किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? इसका होगा प्राकृति और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख इसी दो में है। इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उसके पहले आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे यूट्यूब विद्या चैनल को जरूर और डाउनलोड कीजिए ऐप में जाकर। और हम लोग जो 10 बजे जो 9 बजे जो टेस्ट ले रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, कल से हम लोग शुरू किए हैं। आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा जो आपको काफी पास करने में काफी सहायक होगा। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।